इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इसमें अच्छा देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। अनुवाद वाला पढ़ा दे, एक समय दे दीजिए। तकनीकी और क्षेत्रों में हिंदी अनुवाद, तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिंदी, वैज्ञानिक जैसा तकनीकी शब्दावली का संबंध अधिकांश रूप में अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का जो उपयोग होता है विश्व स्तर पर वो, और अंग्रेजी शब्दावली। शब्दावली क्या होता है समझते हैं आप लोग? शब्दों का संग्रह, समूह, शब्द संपदा, वो शब्दावली। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में विभिन्न तत्वों तथा उनके यौगिकों के प्रति गणित में काम आने वाले अनेक विध चिन्ह, माप तोल की इकाइयां, ज्ञान विज्ञान के सूत्र, वनस्पति एवं प्राणियों की द्विनामावली और वैज्ञानिकों आदि के व्यक्तिगत नामों पर आधारित शब्दों का समावेश रहता है। ये सब जो तारीफ बताई गई है, मतलब विशेषताएं बताई गई है, किसकी विशेषता है? अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में क्या क्या होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का उपयोग किस रूप में किया जाता है वो बताया गया है कि यौगिकों के प्रतीक, अनेक अनेक तत्व यौगिक जो होते हैं उनके प्रतीक, उनको पहचानने के लिए एक ऐसी भाषा बनाई जाती है जिसको पूरे विश्व में पहचाना जा सके एक ही उसी नाम से। बहुत सारे ऐसा नाम है, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, उसका नाम जो हम लोग कहते हैं वो उस नाम से दूसरे देश में हो सकता है कि उसको नहीं जाने, तो एक ऐसी भाषा तैयार की जाती है उस नाम से पूरे विश्व में उसको जानते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के अंतर्गत आता है। उसमें गणित में जो काम आने वाले चिन्ह होते हैं, माप तिल करने की इकाई होती है, चाहे हम लोग काउंटिंग करने के लिए जो नंबर का उपयोग करते हैं, जिस नाम का उपयोग करते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के जो भी सूत्र वगैरह हैं, वो सब सूत्र जो भी हैं वो सभी मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। जो गणित का सूत्र हम यहाँ पढ़ेंगे वही वहां भी पढ़ाई होगा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हम उससे हट करके हम लोग अपने अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो वो अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली क्या है शायद समझ गए होंगे। फिर तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में उनकी प्रगति के लिए शोध व अनुसंधान की प्रक्रिया अविरत चलती रहती है और उनकी सेवाओं का विस्तार समान व्यक्तियों तक होता है। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र जो भी है उनकी प्रगति के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे रिसर्च और जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, खोजने की जो प्रक्रिया है, ढूंढने की, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए तकनीक, नए नए रिसर्च होते रहते हैं, तो उस प्रक्रिया के लिए चलाने वाले चलती रहती है और उनकी सेवाओं का विस्तार समान व्यक्तियों तक होता है। तकनीकी और वैज्ञानिक भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो समान व्यक्ति तक, हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक वो पहुंचता है। ऐसे तकनीक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में समान स्तर पर विचार विमर्श और समान जन के स्तर पर अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट एवं निश्चित अर्थ में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तकनीकी शब्द कहा जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है समान स्तर पर, मतलब लोग हर लेवल पर है ना, ऊपर से लेकर के निचले एकदम सबसे निम्न स्तर तक का जो काम होता है उसमें सभी में एक ही लेवल होता है, और विचार विमर्श और सामान्य जन के स्तर पर, मतलब एक अच्छे किसी कंपनी में कोई बात चल रही है, कोई प्रचार चल रहा है, कोई डिबेट चल रहा है, वहां से लेकर के और सामान्य जनता तक, तो सभी लेवल पर जो है अभिव्यक्ति के लिए, मतलब सामने एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए एक विशिष्ट और एक निश्चित अर्थ में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जो हम भी जाने और जो एसी वाले रूम में बैठा है वो भी जाने, किसान मजदूर भी जाने, तो वो हुआ तकनीकी शब्द। भाषाओं की रचना प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी शब्दों में अत्यल्प परिवर्तन आदि भी देखने को मिलता है। अत्यल्प मतलब बहुत छोटा छोटा परिवर्तन जो है कुछ कुछ दिन पर देखने को मिलता है अंग्रेजी शब्दों में। कभी कभी अंग्रेजी भाषा की तकनीकी शब्दावली को अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली मान लेने गलती की जाती है कि अंग्रेजी भाषा शब्दावली जो है उस तकनीकी शब्दावली जो अंग्रेजी की होती है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली मान लेते हैं, लेकिन ये गलती गलत है। मान लो अगर हम प्याज को ओनियन कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि ओनियन वर्ल्ड वाइड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
ऐसा गलती नहीं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में जो है अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जापानी, तुर्की, फारसी, जर्मन, लैटिन आदि विविध भाषाओं के शब्दों का समावेश रहता है। ये सभी शब्द उसमें जो है मिले होते हैं। इसलिए जो हम लोग अंग्रेजी के को आधार मानकर जो तुलना कर लेते हैं या निर्धारण कर लेते हैं कि यही होगा, तो ऐसा नहीं करना है, वो गलत बात। ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जापानी, तुर्की, फारसी, जर्मन, लैटिन ये सभी भाषाओं का समावेश रहता है। सब मिल करके तब अंतर्राष्ट्रीय भाषा का निर्माण करती है। अब हिंदी में जो है तकनीकी शब्दावली का विकास कैसे हुआ, विकास पद्धति को पढ़ना होगा। अगर तकनीकी वाला जो है अगर पूछ दिया आपको 20 नंबर में, तब आपको जरूरत पड़ेगा। 5 नंबर में पूछा था तो इतना ही से ही काम चल जाएगा। समझ रहे हैं बात? इतना से कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली अगर पूछा 5 नंबर में, तो एक इतना अगर आप लिख दिए, ये जो पैराग्राफ है ऊपर, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको 20 नंबर में पूछा तो तकनीकी शब्दावली का विकास, उसमें पॉइंट देकर के लिखना होगा, उसकी विशेषताएं लिखनी होगी। समझ रहे हैं बात? आगे चलते हैं। हिंदी में तकनीकी शब्दावली का विकास। हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली विगत 2-3 दशकों से प्रचलित है। लगभग 20-30 साल से जो है यह बहुत ही प्रचलित है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, केंद्र में बैठते हैं हमारे देश में, वो शिक्षा सलाहकार समिति जो बनी, वो 1940 में हुए 5वें अधिवेशन में तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली पर विचार विमर्श करते हुए सिफारिश की थी कि जहां तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय अर्थात हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ये देखिए, जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार थी, केंद्र सरकार की जो सलाहकार की समिति बनती है ना भाषा को लेकर के, उसमें 1940 में जब बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें यह विचार किया गया कि तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली जो है वह जहां तक संभव हो पाए वो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को जो है भारतीय अर्थात हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली को सम्मिलित कर लेना चाहिए। मतलब हिंदी में भी वो सभी आना चाहिए, जैसे अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच आदि आदि होते हैं ना। ये कब किया गया? ये 1940 में ये प्रयास किया गया था। ठीक है, इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद 1948 में जो है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने क्या निर्णय लिया, वो नीचे दिया गया है। अ आ क ख, देखिए ये सब स्पष्ट होना चाहिए कि 1940 में उन्होंने सिफारिश की थी कि हिंदी जो है, मतलब भारतीय वैज्ञानिक शब्दावली जो है, भारत में उपयोग होते हैं जिस शब्द का, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में शामिल कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने जो निर्णय लिया वो आपके नीचे है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला शब्द यथासंभव ग्रहण किए जाएं, किंतु जो शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय नहीं है उनके लिए भारतीय भाषाओं के शब्द अपनाए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो हम लोग ग्रहण करें, और जो शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय नहीं है उनके लिए भारतीय भाषाओं के शब्द अपनाए जाएं। समझ रहे हैं बात? कि जो इंटरनेशनल लेवल पर वह शब्द उपयोग में हो जा रहे हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लें, और जो दूसरे दूसरे देश अपने अपने हिसाब से उसमें जोड़ दिए हैं उसको हम लोग ना एक्सेप्ट करें। उसके लिए हम लोग भारतीय भाषा का उपयोग करें, अपनी अपनी भाषा का उपयोग करें। ठीक है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के बारे में जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न, ये कहाँ भाग गए हम। सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक शब्दावली का कोष बनाने के लिए केंद्र सरकार का एक बोर्ड का गठन करें। उसमें भाषा शास्त्री वैज्ञानिकों को लिया जाए। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के बारे में जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी, डॉक्टर राकेश सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग ने 1947 में स्थापित हुआ था, ने फिर विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित, देखो मतलब ये कहा गया कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं ना, तो भारतीय जो भी आधुनिक भारतीय भाषा है उसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं, हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो उस सभी को एक वैज्ञानिक शब्दावली का कोष बनाया जाए, और उस बनाने के लिए एक बोर्ड का गठन होना चाहिए। ठीक है। और उसमें भाषा शास्त्री या वैज्ञानिक जो थे, भाषा के एक्सपर्ट, उन लोगों को शामिल किया जाए। और इसके बारे में अनेक प्रकार की समस्याएं फिर उत्पन्न हुई थी।
स्वाभाविक सी बात है कि समस्याएं तो आएगी ही। तो उस पर राधाकृष्णन कौन थे? भारत के दूसरे शायद राष्ट्रपति बने थे ना, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हम लोग कहते हैं शिक्षक दिवस में। उन्होंने कहा, विचार विमर्श करते हुए सिफारिश दी थी, तो वो नीचे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावली को अपना लिया जाए, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द आत्मसात कर लिए जाएं, उन्हें भारतीय भाषाओं की ध्वनि प्रणाली के अनुरूप बना लिया जाए और उनका वर्ग विन्यास भारतीय लिपियों के ध्वनि संकेतों के अनुसार निश्चित कर लिया जाए। कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषाएं, ये शब्द विन्यास, ये शब्दावली जो आए हैं, ठीक, उसको अपना लिया जाए और दूसरी भाषा से जो भी शब्द आए हुए हैं उसको भी आत्मसात कर लिया जाए, मतलब अपने में समा लिया जाए, उन्हें भारतीय भाषाओं की ध्वनि प्रणाली के अनुरूप अपनाया जाए, जिस शैली में वो बोली जाती है, जिस प्रकार से उसको उपयोग किया जाता है, वैसे न करके अपने हिसाब से, समझे, भारतीय भाषा में जैसे ध्वनि, जैसे उच्चारण है, उस हिसाब से उसको अपनाया जाए और उनका वर्ग विन्यास भारतीय लिपियों के ध्वनि संकेत के अनुसार निश्चित कर लिया जाए। भारतीय लिपि जो अनेक अनेक भाषा में अनेक लिपि हैं, अलग अलग प्रकार की लिपियां हैं, तो सभी अपने अपने हिसाब से उस शब्द को उस लिपि के अनुसार, ध्वनि संकेत के अनुसार निश्चित कर देना चाहिए। ये है। देखिए, आप लोगों को थोड़ा समझ कम आएगा, कारण है कि बिल्कुल नया चीज होगा। देखिए, ये सब हम लोगों के जीवन में, देखिए हम लोग के जीवन में जो भी चीज सामने घटती है उससे अगर जोड़ लेते हैं ना, तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन ये सब क्या है कि ये सब इंटरनेशनल लेवल की बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है, उसको भारत में कैसा रिस्पॉन्स मिला, कैसे स्वीकृति मिली, ये सभी विकास यात्रा है ना, कैसे विकास हुआ, उसका प्रारंभ कैसे हुआ था, ये समझना है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा तो समझ आएगा। नहीं भी आए तो दोबारा पढ़िएगा, फिर से हमको बोलिएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। सही है ना? तो ऐसे करिएगा तो फिर पढ़ाई हो जाएगी अच्छे से। फिर राजभाषा और प्रादेशिक भाषाओं को विकसित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए। कह रहे थे राजभाषा क्या थी हम लोग की? हिंदी थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, और जो प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती थी उन सबको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, मतलब आगे उसको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता थी। तो ये राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग, जो देश भर में जितने विश्वविद्यालय समय में चल रहे थे, वह 1948 में स्थापित हुआ था। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने यह विचार दिया था। यह दोनों कितना अच्छा विचार है। इन सिफारिशों तथा किए गए संकल्पों आदि को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन सन 1950 में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की थी। इस बोर्ड के तत्वाधान में तत्कालीन शब्दावली के बारे में बहुत ठोस कार्य प्रारंभ किए गए। याद रखिएगा, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो प्रस्ताव रखा था, ये दोनों, उसको जो है सो ध्यान में रखते हुए इस वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए भारत सरकार ने क्या किया? शिक्षा मंत्रालय के अधीन, उसके अंतर्गत 1950 में, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली बोर्ड का स्थापना कर दी है। कि उस क्षेत्र में जो भी अभी क्या कारण था, क्या उसका स्तर था, क्यों बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो सब समझ गए हैं। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस बोर्ड की स्थापना की। किसने? केंद्र सरकार ने। हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए 1960 का वर्ष जो है एक युग के निर्माण का वर्ष साबित हुआ। 1960 में इस शब्दावली के लिए बहुत सारे निर्माण हुए, इसलिए उसको एक युग के नाम से हम लोग जान सकते हैं। 1955 में जो गठित हुआ था संसदीय राजभाषा समिति, ये सब याद रखिएगा कि संसदीय राजभाषा समिति कब स्थापित हुई थी? 1955 में। 1950 में क्या स्थापित हुई थी? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। 40 में क्या हुआ था? 5वां अधिवेशन हुआ था तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली के विचार विमर्श के लिए। फिर 1948 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये सब याद रखना है। फिर हम नीचे आते हैं कि हिंदी में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए जो 1960 में एक, ये जो 60 वर्ष है 1960 का, ये एक युग के निर्माण जिसे कर रहा है, वैसा हिंदी के लिए वरदान के रूप में आया। 1955 में जो गठित था संसदीय राजभाषा समिति, इनके सिफारिशों को मानते हुए भारत के राष्ट्रपति ने सन 1960 में एक आदेश निकाला। इस आदेश के अनुसार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1961 में
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। अब फिर से देखिए, फिर नया आ गया आयोग। उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय था, उसके अधीन 1961 में फिर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को निम्नांकित कार्यभार सौंपा गया। उसको स्थापित करके उनको यह काम सौंपा गया। कौन कौन सा काम था? देखो, राष्ट्रपति के 1960 के आदेश में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में तब तक किए गए कार्य का पुनरीक्षण। मतलब 1960 तक कौन कौन सा काम हुआ है उसको आप फिर से देखिए, उसको उस पर रिसर्च कीजिए, कौन कौन सा काम हुआ, कौन कौन सा नहीं हुआ, क्या बाकी है, क्या करना है, ये सब। उसके बाद क्या किया? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के समेकन और निर्माण से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन, ये सब काम सौंपा गया उसको। हिंदी और जो भी अन्य भाषा, भारतीय भाषा है हमारे देश में, उन सभी का जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली को समेकन क्या मतलब एकत्रित किया जा रहा था, उसको बनाया, निर्माण कर जो कार्य कर रहा था, अनेक समिति बनाई गई थी, वो इस आयोग को कहा गया कि इसको आप प्रतिपादन कीजिए, इसको मतलब फिर से आप प्यूरिफाई कीजिए, है ना। विभिन्न राज्यों की सहमति, विभिन्न राज्यों की सहमति से या उनके निर्देश पर राज्यों के विभिन्न अभिकरणों द्वारा विज्ञान तकनीकी शब्दावली क्षेत्र में किए गए कार्यों का समन्वय, संबंधित अभिकरणों तथा द्वारा प्रस्तुत हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दावलियों के प्रयोग व्यवहार के लिए अनुमोदन। मतलब अनेक राज्यों से संपर्क करके उनकी तकनीकी क्षेत्रीय भाषा के बारे में क्या क्या तकनीक है, उस सबको एकत्रित करने का, उसको व्यवहार में लाने के लिए कैसा कार्य होना चाहिए, ये सब काम उनको सौंपा गया था आगे करने के लिए तकनीकी क्षेत्र में। फिर ये जो आयोग है, आयोग द्वारा निर्मित या अनुमोदित शब्दावली के आधार पर मानक पाठ्य पुस्तकों का लेखन, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दकोशों का संकलन तथा विदेशी भाषाओं में उपलब्ध वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आयोग था, इन्हें क्या सौंपा गया? निर्मित या अनुमोदित शब्दावली, मतलब जो भी निर्मित हुआ था शब्दावली पहले से भारतीय भारतीय भाषाओं का, वो या अनुमोदित किया हुआ, मतलब एक दूसरे के रूप में जो ढाला गया था, बनाया गया था भाषा, वो उसके रूप में एक मानक भाषा मानक पाठ्य पुस्तकों का लेखन, एक ऐसी भाषा तैयार करके किताब लिखना उस समय का मूल काम था कि आप किताब तैयार कीजिए विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक अलग प्रकार से। वैज्ञानिक और तकनीकी कोशों का संकलन, है ना, कोश समझ रहे हैं आप लोग, उसके बारे में जो जानकारी है उस कोश में आता है, उसका संकलन जो है करने का दायित्व सौंपा गया। और विदेशी भाषाओं जो उपलब्ध वैज्ञानिक पुस्तक है उसको भारतीय भाषा में आपको अनुवाद करना है, ये सब दायित्व उनको जो है सौंपा गया था। इन उद्देश्यों की पूर्ति में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग अत्यंत सफल रहा है। स्वाभाविक सी बात, अभी तक सफल रहा है। इस आयोग में विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं के भाषाविदों के अतिरिक्त लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, यूरोपीय भाषाओं के भाषा विज्ञानी, प्राध्यापक आदि सम्मिलित किए गए थे। ये जो आयोग है उसमें विद्वान सब सम्मिलित थे और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली अत्यंत सफल रहा। हमें जो दायित्व दिया गया उसका निर्वाह इन लोगों ने अच्छे से किया। हिंदी मानक वर्तनी आदि के साथ परिभाषित तकनीक शब्दावली को भाषा वैज्ञानिक स्वरूप पर विचार विमर्श करने के लिए अलग संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। संगोष्ठी समझते हैं ना, कि एक आयोजन किया जाता है जिसमें सभी एकत्रित होते हैं और अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो सब प्रक्रिया चल रही थी। तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के समुचित विकास के द्वार खुल गए थे। स्वाभाविक सी बात है कि अनेक विद्वान एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसके बारे में बात करेंगे, डिबेट करेंगे, अपने अपने विचार विमर्श रखेंगे, तो क्या होगा, नए नए द्वार खुल जाएंगे। वही हुआ, हिंदी भाषा के स्तर के साथ उसमें निहित पारिभाषिक शब्दावली के तत्वों का उद्घाटन संभव हुआ। जो हिंदी भाषा था उसका लेवल बहुत ऊपर हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसमें पारिभाषिक शब्दावली का जो बात था वो धीरे धीरे और बढ़ता गया। अपना कार्य करने के बाद, ये अर्थात अक्टूबर 1961 के बाद, इस आयोग ने अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति के रूप में अन्य सभी आवश्यक कार्यों के अलावा अनेक तकनीकी और एवं वैज्ञानिक शब्दकोशों तथा शब्दावलियों का निर्माण और प्रकाशन किया। कितनी अच्छी बात है, अपना जो दायित्व दिया था सरकार के द्वारा उसको पूरा कर लिया। उसके बाद ये लोग क्या किए कि जो भी
आवश्यक कार्य थे मतलब भाषा के क्षेत्र में। अनेक तकनीकी वैज्ञानिक शब्दकोश को, शब्दावलियों का निर्माण किया, अनेक उसको प्रकाशित किया। किसके लिए? जनता की भलाई के लिए, विद्यार्थियों के लिए, इस देश की भाषा को मजबूत बनाने के लिए। हिंदी भाषा की प्रारंभिक स्थिति को देखते हुए यह कार्य अत्यंत जटिल और कठिन था, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रारंभिक कितना खराब स्थिति था, लेकिन यह काम बहुत कठिन था। लेकिन आयोग ने पूरी कर्तव्य निष्ठा, भगीरथ प्रयास एवं ध्येयवाद का परिचय देते हुए उसे सफलतापूर्वक, मतलब कितना उसके लिए तारीफ किया गया है कि कर्तव्य निष्ठ थे, अपने काम के प्रति बहुत निष्ठा से वो काम करते थे। भगीरथ प्रयास, हमेशा वो अनंत मतलब बिना थके हुए प्रयास करते रहते थे। ध्येय रखते थे हमेशा, मतलब धैर्य धारण करके वो धैर्य का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक ये सारा काम किया। अब तक भौतिकी, प्राणी विज्ञान, गणित, भूगोल, भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, सभी के साथ जो है जो प्रशासनिक और विभागीय शब्दावलियों का निर्माण, प्रकाशन इस आयोग के द्वारा किया गया है। इसलिए यह आयोग का नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। समझ रहे हैं? इन्होंने ये सभी काम जितना भी दिख रहे हैं, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, है ना, उसके बाद जो है सो जूलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सभी के बारे में जो है जो भी सुनते हैं आप लोग, उन सभी के शब्दावली का निर्माण इन लोगों ने किया। इतना ही नहीं, विविध विषयों के संबंधित वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह के अनेक खंड भी प्रकाशित किए। विविध विषय, अलग अलग विषय को लेकर के क्या किया? वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह, मतलब जितने भी शब्द हैं आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उसके लिए पारिभाषा के साथ किताब जो है इन्होंने ग्रंथ बनाया और छापा। मेरे पास है हिंदी साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली, मेरे पास जो है किताब है, उसका नाम है हिंदी साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली। उसमें आपको ऐसे साहित्य पढ़िएगा, कोई कोई शब्द जैसे आता है, यथार्थवाद क्या है, समाजवाद क्या है, सबका उसमें परिभाषा दिया हुआ है। बस उसमें परिभाषा ही दिया है कि ये शब्द है, इसका परिभाषा क्या होगा, आदिकाल इसका परिभाषा क्या होगा, छायावाद इसका परिभाषा क्या होगा, सब दिया हुआ है। समझे? आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आज लेट हो गया था, कोई नहीं है, आप लोग जितना पढ़ाएं कम से कम